बात करते हैं मैम स्माइल करके पढ़ाई। अच्छा मैम, डब्ल्यूएचओ बोलता है कि कोई भी मनुष्य स्वस्थ नहीं है। अगर 100% हम बात करें तो 100% कोई भी स्वस्थ नहीं है। ये बात बिल्कुल सही कहता है कि नहीं? चलो, तो 100% तो कोई भी इंसान अभी तक बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। कोई ना कोई छोटा मोटा रोग हमारे शरीर के अंतर्गत होता रहता है। तो डब्ल्यूएचओ ने जो बात कही है ये सही है। ठीक है, अब 100% कोई ना कोई रोग हमारे शरीर के अंतर्गत होता रहता है, और उसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है आज के समय का जो हमारा खान पान, या फिर आज के समय पर हमारी जो सीधा सीधा अगर हम बात कहें जो हमारा लाइफ स्टाइल है। ठीक है भाई, चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक? चलिए, चलो अब इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। इसके सिम्टम्स क्या है? यदि कोई इंसान एड्स से पीड़ित हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स को एक बारी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो आओ, सबसे पहले इसका जो इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है वो कितना होता है, और इसके हम सिम्टम्स की बात करेंगे। आइए, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ इसका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड कितना है। इंक्यूबेशन टाइम पीरियड, यानी कि सीधा सीधा अगर हम बात कहें इसका जो ऊष्मीय काल होता है, ऊष्मीय काल कितना होता है, तो अगर आपसे इसका ऊष्मीय काल पूछ लिया जाए तो ये कितना होता है? करीबन 28 दिन का माना जाता है। 28 डेज का इसका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड होता है। 28 डेज, जो करीबन माना जाता है 15 से 48 दिन के बीच का। 15 से 48 दिन के बीच का, ठीक है। 28 दिन का एवरेज है, 15 से 48 दिन का इसका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, तो ये क्या क्या करता है, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो अब आपसे लक्षण पूछ लिए जाए तो बताइए कि भाई इसके लक्षण क्या हैं। अगर आपसे इसके लक्षण पूछ लिए जाए तो इसके लक्षण क्या है? तो देखो, अब इंसान एड्स जैसे रोग से पीड़ित होता है, ठीक है, ऐसी ऐसे समय पर सबसे पहले क्या होता है, शरीर की इसकी जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो कम हो जाती है। रोग प्रतिरोध क्षमता का कम हो जाना, क्षमता का कम हो जाना। एड्स अपने साथ साथ एक बीमारी को मुफ्त में लेकर के आता है जिसको हम ट्यूबरक्यूलोसिस के नाम से जानते हैं। बट अगर कोई इंसान एड्स से पीड़ित हो जाता है तो ऐसे समय पर वो एक बीमारी अपने साथ मुफ्त में लेकर के आता है, और वो रोग कौन सा है? दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस। तो हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़े बलगम से भर जाते हैं, फेफड़े के अंदर बलगम भर जाता है, इंसान को सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? हाँ बिल्कुल, कटे हुए स्थान से भी हो सकता है, अगर वायरस हमारे शरीर में एंटर कर जाए तो हो सकता है, उस समय पर हो सकता है। यदि किसी इंसान के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाए, ठीक है, अंग के परिवर्तन से भी हो सकता है, अंग के स्थानांतरण से भी हो सकता है। हो सकता है आपने किसी अफेक्टेड इंसान का ऑर्गन निकाला और उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करा दिया, अंग के स्थानांतरण से भी ये हो सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी ये हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहां पर क्या होता है, ये अपने साथ टीबी, यानी कि अगर मैं यूं कहूं तो ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, तो ये अपने साथ साथ ट्यूबरक्यूलोसिस नामक रोग को भी मुफ्त में लेकर के आता है। तो यहां से लोग जो है ट्यूबरक्यूलोसिस से पीड़ित हो जाते हैं। ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, फेफड़ों को, ठीक है, क्या करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों को प्रभावित करने के साथ साथ और क्या करेगा, ये हमारे शरीर में लिम्फोसाइट की मात्रा को कम कर देता है। ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी को प्रभावित, डब्ल्यूबीसी को प्रभावित, डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, तो हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता
हो जाती है, जिसमें क्या करता है, यानी कि हमने सीधा सीधा क्या कहा है कि भाई ये हमारी लिम्फोसाइट को प्रभावित करेगा। ठीक है। यहां से अगर देखो, ध्यान रखिएगा, ये हमारे डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है। तो अगर डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता, यहां से स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्किन कैंसर, स्किन कैंसर यानी कि त्वचा संबंधित कैंसर या फिर त्वचा संबंधित कर्क रोग की अगर हम बात करते हैं, त्वचा कैंसर, तो हमारा त्वचा कैंसर या फिर अगर हम बात करते हैं स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहां से क्या हो सकता है, कर्क रोग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कर्क रोग हम किसे कहते हैं, कर्क रोग हम कहते हैं कैंसर को। चलिए, अंजलि सिस्टर कहाँ पर थी अभी तक, अंकिता जी, अरे वाह क्या बात है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, उसके अलावा और क्या होता है, ये हमारी ब्रेन को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी ब्रेन को, और ब्रेन के किस हिस्से को, तो सेरिबेलम वाले पार्ट को प्रभावित कर देता है। तो यहां से हमारे जो नर्वस सिस्टम है, तो यह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित, और तंत्रिका तंत्र के किस हिस्से को, ये हमारे मस्तिष्क को, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित। अगर यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो यहां से लोगों की याददाश्त चली जाती है। ठीक है, मेमोरी लॉस, याददाश्त का खो जाना, इस तरीके के रोग भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इंसान क्या करता है, यहां से अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस यानी कि याददाश्त का खो जाना। सीधा सीधा अगर हम बात करें, याददाश्त, याददाश्त का खो जाना, याददाश्त का खो जाना। तो यहाँ से लोग क्या करते हैं, अपनी याददाश्त को भूल जाते हैं, मेमोरी को भूल जाते हैं, ब्रेन को बहुत बुरी तरीके से ये डैमेज करता है। सेंस, शरीर का बैलेंस, इंसान पैरालिसिस हो, पैरालाइज्ड हो सकता है। यहां से कई बार क्या होता है, इंसान जो है आपका पैरालाइज्ड भी हो सकता है, इंसान पैरालाइज्ड भी हो जाता है। शरीर का बोलने की और बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है, इंसान यहाँ से गूंगा हो जाता है ना, गूंगा है ना, क्योंकि ये हमारे मानसिक रोगों में आ जाएगा। सीधा सीधा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इंसान की जो है सोचने समझने की या फिर बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है। तभी हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो यहां से इंसान की सोचने समझने की, इंसान की सोचने समझने यानी तार्किक क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, जिसको आप सीधा सीधा कह सकते हो तार्किक क्षमता। तो इंसान की जो तार्किक क्षमता है वह कम हो जाती है, तार्किक क्षमता का कम होना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इंसान के बोलने को ये प्रभावित करता है, इंसान बोल नहीं सकता है, बोलने यानी कि स्पीकिंग को, स्पीच को आप बोल नहीं पाते हैं। इसमें नर्व पैरालिसिस, जैसे हमारे शरीर के अंतर्गत तब नर्व पैरालिसिस होता है, तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा फीवर होता है, सबसे बड़ा सिम्टम तो उसका फीवर ही है, कि इसमें हमारे शरीर में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है, बॉडी में फीवर हो जाएगा। और टेम्परेचर के अलावा और क्या होता है बेटा, यहाँ पर ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस भी हो जाती हैं। यहाँ पर सीधा सीधा अगर मैं कहूं, हमारी जो बिंबाणु होती है, बिंबाणुओं की संख्या भी कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे शरीर में हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स को भी प्रभावित करता है। प्लेटलेट्स, लेस नंबर ऑफ, लॉस ऑफ प्लेटलेट्स आप कह सकते हैं। सीधा आप क्या कहोगे, लॉस ऑफ प्लेटलेट्स, लॉस ऑफ प्लेटलेट्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्लेटलेट्स की कमी से हेमोरेज हो जाता है, ये आपको पता होगा। बिंबाणु, बिंबाणु की कमी, और यदि हमारे शरीर के अंदर बिंबाणु की कमी होती है, तो यहां से हेमोरेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हेमोरेज, तो हेमोरेज होने के चांसेस भी यहाँ से बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ इसके लक्षण हैं, किस तरीके के लक्षण या फिर ये हमारे शरीर के किस किस अंग को प्रभावित कर सकता है, और किस तरीके से ये हमारे शारीरिक अंगों को प्रभावित करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फटाफट से इसको लिखते हुए चलिएगा।
हम टेलीग्राम से पीडीएफ डिलीट करा देते हैं मैम। कौन करा देता है? आप लोग डाउनलोड कर लिया करिए। ठीक है, ही छोटू वीर जी, ऐसा करो, आप पीडीएफ को ना डाउनलोड कर लिया करो, फिर कोई भी वहां से उसको डिलीट नहीं कर सकता है। डन? चलिए बताइए। डन। और सबसे इंपॉर्टेंट तो हम यहाँ पे क्या कहें, हमारे जो जेनाइटल पार्ट्स होते हैं उनको ये प्रभावित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, जो जेनाइटल पार्ट्स होते हैं ये हमारे जेनाइटल को प्रभावित करता है। जेनाइटल में पाई जाने वाली जो म्यूकस लेयर है, उसमें म्यूकस लेयर या फिर मैं कहूँ म्यूकस फ्लूइड बढ़ जाता है ना, पस पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, हमारे जितने भी जेनाइटल पार्ट्स है उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, चलो, तो ये ध्यान रखिएगा, जेनाइटल पार्ट्स को ये प्रभावित करेगा, यानी कि पुरुषों के अंतर्गत पाए जाने वाला जो लिंग होता है और महिलाओं की योनि को ये प्रभावित करेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, ये तो थी बात आपकी एड्स की, कि एड्स से रिलेटेड ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो आपका, देखो इसके प्रिवेंशंस क्या है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो बचा कैसे जा सकता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बचने के रीजंस क्या हैं, कि भाई जैसे हमने कॉजेज देखे, आप किसी के डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट में ना आए, वहां से कुछ सेफ्टी मेजर्स जैसे कॉन्डम जैसे सेफ्टी मेजर्स को यूज किया जा सकता है थ्रू आउट द इंटरकोर्स। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे माँ से बच्चे में फैलता है, तो इस समय पर पहले ही ये पता अगर माँ इन्फेक्टेड है तो अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, ताकि बच्चा प्रभावित ना हो। क्योंकि रक्त का स्थानांतरण करते वक्त क्या होना चाहिए, ब्लड का एचआईवी टेस्ट कर लेना चाहिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने से पहले हमें ब्लड के टेस्ट करा लेना चाहिए कि कोई भी इंसान एचआईवी से पीड़ित है कि नहीं है। ठीक है, सत्य यादव। सत्य यादव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपके शुरू हो जाएंगे कल से। कल से आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही शुरू हो जाएंगे। देन वेरी गुड इवनिंग सेनी जी, वेरी 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 गुड इवनिंग। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कभी भी अगर हम बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एड्स से बचने का है सेक्स एजुकेशन। तो घर घर में लोगों तक सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस के माध्यम से ही वो क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस के माध्यम से ही वो इन रोगों से बच सकते हैं, या फिर ऐसे होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे सत्या, थोड़ा सा रुक के। तो ये बात किसकी हो गई, ये हो गई आपके एड्स से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस बनते हैं। एड्स के प्रिकॉशंस और मेजर्स जो है उसको फिर से कराएंगे एक बार, तब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगी किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आ जाइए फटाफट से, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका चिकन पॉक्स। अब आओ, अगर हम बात करते हैं चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बड़ी माता। फिर स्मॉल पॉक्स से आओ, पहले बात करेंगे स्मॉल पॉक्स की। कुछ और वायरल डिजीजेस जैसे, जिसमें एक आती है आपके स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के अलावा आपसे पूछा जाए चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हम किसे कहते हैं, छोटी माता, छोटी माता। चिकन पॉक्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं बड़ी माता। बड़ी माता कहते हैं ना कि जहां पर साइंस फेल हो जाता है वहां पर इस तरीके के रोग भी आपको देखने को मिलते हैं, जिन लोगों के सामने साइंस तक फेल हो जाता है, इसलिए इनको साइंस ने भी नाम माता दे दिया है। ठीक है, चिकन पॉक्स के अलावा एक और आती है आपका खसरा रोग, मीजल्स। मीजल्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, खसरा रोग। देखो ये तीनों ऐसे वायरल डिजीज हैं जिसमें वायरस की क्लास लगभग सेम है। वायरस की जो क्लास है वो सेम है, एक ही क्लास के वायरस आते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल पॉक्स, छोटी माता। 2025 में 12th पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं सरकार, 2025 के लिए आप 12th पढ़ सकते हैं।
चलिए जल्दी से बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में। डू इट डू इट डू इट डू इट डू इट डू इट वेरी फास्ट। ठीक है चलिए। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है अंकिता, एड्स से बचने के लिए हमें रेजर के ब्लेड को भी चेंज कर लेना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। बिल्कुल सही बात है चेचक। चलिए अंकिता, सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल पॉक्स यानी कि छोटी माता। बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं तो जो स्मॉल पॉक्स है या फिर छोटी माता है, तो यह हमारे शरीर के अंतर्गत किसके कारण से होता है? डू इट वेरी फास्ट। बताइए, अगर स्मॉल पॉक्स या फिर छोटी माता की बात की जाए तो छोटी माता जो रोग है यह किसके कारण होता है? स्मॉल पॉक्स। चलिए, जो स्मॉल पॉक्स है, वेरी नाइस, किसके कारण होता है? तो आपको बताना है यहाँ पर वायरस का नाम, आपको बताना है यहाँ पर विषाणु का नाम। तो स्मॉल पॉक्स जो है, सबसे पहले आ जाओ चिकन पॉक्स पर। तो चिकन पॉक्स का कारक कौन है? अगर आपसे चिकन पॉक्स का कारक पूछा जाए तो शॉर्ट फॉर्म में याद रखोगे वीजेवी। और वीजेवी का मतलब क्या है? वेरेसिलिया जोक्स्टर वायरस। ये किसके कारण होता है? ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपका चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का कारक कौन है? तो चिकन पॉक्स वायरस। और चिकन पॉक्स का जो विषाणु है इसका पूरा नाम क्या है? वीजेवी। और अब वीजेवी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसको हम जानते हैं वेरेसिलिया जोक्स्टर वायरस के नाम से। इसको किस नाम से जाना जाता है? वेरेसिलिया, वेरेसिलिया जोक्स्टर वायरस। जोक्स्टर वायरस के नाम से हम इसको जानते हैं। वेरेसिलिया जोक्स्टर वायरस का नाम उसको दिया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स के बाद अब आइए स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है आपका? तो ये होता है स्मॉल पॉक्स वायरस के कारण। और जो स्मॉल पॉक्स वायरस होता है, ये कौन सा होता है? तो ये होता है आपका वेरोला वायरस। दैट विल बी द वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के नाम से हम इसको जानते हैं, वेरोला वायरस इसको कहा जाता है। वेरियोला, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस या फिर विषाणु का नाम हम इसको देते हैं। इस विषाणु को क्या कहा जाता है? आपका वेरियोला वायरस। ठीक है, वेरियोला वायरस के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ रहे मीजल्स खसरा रोग किसके कारण होता है, तो ये मीजल वायरस के कारण होता है जिसका नाम क्या है? रुबोला। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रुबोला वायरस के नाम से इसको जाना जाता है आपका रुबोला वायरस। ठीक है, तो तीनों को ध्यान रखना है। तो ये आपका कहलाएगा रुबोला वायरस, रुबोला विषाणु। तो तीनों के नाम में आपको कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपका रुबोला विषाणु, वेरेसिलिया जोक्स्टर वायरस और ये कौन सा है? आपका वेरोला वायरस की अगर हम बात करते हैं। बीसीजी इज अ वैक्सीनेशन जो कहां पर दी जाती है? अंकिता, बीसीजी दी जाती है बेटा आपकी किसके अंदर? ट्यूबरक्यूलोसिस के अंतर्गत। जो बीसीजी है आपकी, बीसीजी कब दी जाती है? बीसीजी, जो बीसीजी है वो आपकी ट्यूबरक्यूलोसिस के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछा जाए इनका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड कितना होता है? सबसे पहले इनके हम अगर ऊष्मे काल की बात करते हैं तो इनका ऊष्मे काल कितने दिन का होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम इनके ऊष्मे काल की बात करें, यानी कि सीधा सीधा अगर मैं बात करती हूँ इनका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड, सबसे पहले आपका सबसे ज्यादा लंबा चलने वाली है चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स है ये 15 से 20 से 22 दिन के बीच में चलती है। 15 से 20 से 22 दिन का इसका ऊष्मे काल होता है। अगर मैं स्मॉल पॉक्स की बात करूं, देखो अब आओ, मीजल्स जो है 2 से 5 दिन तक चलती है। 2 से 5 दिन तक ये चलती है। और आपकी जो स्मॉल पॉक्स है ये 10 से 12 से 15 दिन तक चलती है। 10 से 12 से 15 दिन तक। और ये आपकी 15 से 20 से 22 दिन तक चलती है। तो इसका बेसिक 7 से 10 का माना जाता है एवरेज समय।
चिकन पॉक्स का 15 से 20 से 22 दिन तक, 1 महीना भी ये क्रॉस कर जाती है कई बार। मीजल्स किसका, मीजल्स का जो समय होता है सबसे कम होता है। इसका जो ऊष्म काल है आपका 2 से 5 दिन का होता है। 2 से 5 दिन का इसका ऊष्म काल होता है। ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करते हैं इनका मोड ऑफ ट्रांसफर, इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या होगा। अगर आपसे इनका सीधा सीधा मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछ लिया जाए, तो सबसे पहले कि किस तरीके से ये स्थानांतरण होती है, किस तरीके से इंसान इन रोगों के संपर्क में आ जाता है ना, रोगों के संपर्क में, यानी कि इन रोगों से पीड़ित हो जाता है। इन रोगों से पीड़ित होने का कारण क्या है, देखो सबसे पहले जो मीजल्स है ये आपके एयरबोर्न डिजीज है। इसको हम जानते हैं बेटा एयरबोर्न डिजीज के नाम से, ये वायु के द्वारा फैलती है। ठीक है, एयरबोर्न डिजीज यानी कि यह वायु जनित रोग है। ये वायु जनित रोग होता है, यानी कि वायु के माध्यम से ये फैलता है। तो इसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, इसको ना हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी इसको कहा जाता है, जो वायु के माध्यम से हमारे शरीर के अंतर्गत फैलता है। ठीक है। दूसरा मुतशक्किर मैम, अब मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो गया, इसको कंप्लीट करके फिर एंड कराएंगे, उसके बाद आप मैथ्स का क्लास ले लीजिएगा। ठीक है। चिकन पॉक्स और जो स्मॉल पॉक्स है ये स्कैब के कांटेक्ट में, ठीक है, ये किसके, ये स्कैब के अगर आप कांटेक्ट में आ जाते हो बाय द रबिंग ऑफ स्कैब, ठीक है, आप क्या हुआ, आप स्कैब के कांटेक्ट में आ गए। कई बार क्या हो, कीड़े मकोड़ों के संपर्क में आने से ये हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप स्कैब के संपर्क में आ जाते हैं, यानी कि आप कीड़े मकोड़े, ठीक है, जैसे केकड़ा हो गया या फिर इस तरीके के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, आपने देखा होगा, तो स्कैब के या फिर अगर मैं कहूं कीड़ों के संपर्क में आने से ये फैल जाता है। तो ये किसके कारण से, ये स्किन के संपर्क में आने से, त्वचा के संपर्क में आने से ये फैलता है। और ये आपका वायु जनित रोग है, जो वायु के माध्यम से, यदि एक इंसान के अंदर ये रोग होता है तो दूसरे इंसान में ये फैल सकता है। इज इट ओके, बताइए। राहुल कुमार, बिल्कुल कॉन्डम का यूज करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आपकी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पर बताऊं, ये जो तीनों के तीनों डिजीज है, ये क्या करती है, ये हमारे स्किन को प्रभावित करती है। ये हमारी स्किन को प्रभावित करती है, हमारी त्वचा को प्रभावित करती है। त्वचा को प्रभावित करने के साथ साथ यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फीवर, यानी कि तेज बुखार होता है। और कितना, हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 40 तो एवरेज है, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तो एवरेज होता है, कई बार ये 42 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। भूख का खत्म हो जाना, भूख नहीं लगती है, ठीक है, बॉडी में वाटर लॉस हो जाना, मिनरल्स का लॉस हो जाना, इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ वायरल डिजीज थे जिसमें आज सबसे इंपॉर्टेंट हमने एड्स को डिस्कस किया है। बाकी जो डिजीजेस होंगी उनको मैं आगे फर्दर क्लासेस में कंटिन्यू कराऊंगी। और हाँ, अब जो आपकी क्लासेस शुरू होंगी वो ऑब्जेक्टिव्स की क्लासेस शुरू होंगी, और मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपके कराने वाली हूँ। फर्स्ट क्लास जो होगी ऑब्जेक्टिव की, तो कल है संडे, और कल संडे में मैं आपके फर्स्ट चैप्टर की लेकर के आ रही हूँ ऑब्जेक्टिव की क्लास। कल संडे में आपकी क्लास होगी। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल फिर शाम को 5 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अब आप लेते रहिए मैथ्स की क्लास। हाँ जी सूरज, ठीक है, आप मैथ्स की क्लास लीजिएगा, बिल्कुल लीजिए सरकार।